Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 38 of PPP which is based on lending to MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो लैंडिंग होता है और जो को लैंडिंग अरेंजमेंट होता है NBFC का उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले NBFC को समझना बहुत ज़रूरी है कि NBFC होती क्या है दोस्तों। तो देखिए NBFC रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि NBFC एक दूसरे तरह की कंपनी है लेकिन वो इंगेज होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सभी आपके NBFC के एग्जांपल हैं। दोस्तों NBFC जो है आपको बता रहा है कि ये आपको बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इंगेज होती है, जैसे ये लोन देती है, एडवांसेस देती है, सिक्योरिटी एक्वायर करती है, ठीक है। NBFC के बारे में समझाया जा रहा है, इट एक्वायर्ड सिक्योरिटीज़। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे बजाज फाइनेंस जो है आपको प्रोवाइड करती है लोन अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, ये सभी तरह के लोन बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो NBFC का ये एग्जांपल समझाया जा रहा है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ NBFC करती है इस एग्जांपल से। दोस्तों उसके अंदर उसके बाद बताया जा रहा है कि NBFC डोंट इंक्लूड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब कि यदि कोई कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री से रिलेटेड, या प्राइमरीली वो गुड्स को बेच रही है सिक्योरिटी को छोड़कर, ठीक है, या दोस्तों वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसे आप NBFC में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग NBFC में क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो क्या क्या चीज़ बताया कि प्राइमरी बिजनेस हो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्राइमरीली गुड्स को बेचे सिक्योरिटी को छोड़कर, या दोस्तों सर्विस प्रोवाइड करे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो दैट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एट NBFC। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी जो कि ग्रॉसरी बेचती है तो उसे आप NBFC में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोन दे रही है कस्टमर को, लेकिन फिर भी NBFC में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। वैसी कंपनी जो कि ग्रॉसरी बेच रही है उसे आप NBFC में क्लासीफाई नहीं कर सकते। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि हमारा जो रेसिडुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज होता है ये एक तरह का NBFC होता है जो कि प्राइमरीली डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, ठीक है, और उन सभी फंड को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, ये सभी रेसिडुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज का एग्जांपल है, क्योंकि ये प्राइमरीली क्या करते हैं कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो कहने का मतलब NBFC एक ऐसी कंपनी होती है जो कि बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जबकि रेसिडुअल NBFC एक तरह की NBFC होती है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से और उस फंड को इन्वेस्ट करती है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। समझ में आ गया दोस्तों? वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से क्लियर करते हैं दोस्तों। NBFC के रिगार्डिंग क्या क्या रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में समझाया जा रहा है कि NBFC का एडवांटेजेस है बैंक के ऊपर। मतलब NBFC का कुछ एडवांटेज होता है दोस्तों ट्रेडिशनल बैंक के ऊपर। क्या क्या एडवांटेज है आइए देखते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेज दैट NBFC है ओवर द ट्रेडिशनल बैंक। दैट पहला है कि दोस्तों कि इनका है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल मार्केट, कलेक्शन प्रोसेस, पर्सनलाइज सर्विसेज, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फास्टर डिसीजन मेकिंग, कस्टमर फोकस। जैसे मान लीजिए बजाज फाइनेंस या टाटा कैपिटल है, बजाज फाइनेंस या टाटा कैपिटल है, ये दोस्तों पर्सनलाइज लोन प्रोडक्ट ऑफर करती है अपनी कस्टमर को और इनका क्विक लोन अप्रूवल प्रोसेस होता है, लेकिन ट्रेडिशनल बैंक के पास ऐसा नहीं होता है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारे HFC होते हैं यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं, ये स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं परचेज, कंस्ट्रक्शन या होम रिनोवेशन के लिए। ये दोस्तों ट्रेडिशनल बैंक के ही स्पेस में ऑपरेट होते हैं ताकि वो हाउसिंग क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें, जैसे HDFC लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सभी एग्जाम्पल है HFC भारत में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि HFC के रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि कुछ रिसेंट ईयर में दोस्तों कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं ताकि हार्मोनाइजेशन लाया जा सके बिटवीन HFC एंड NBFC इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, क्योंकि HFC और NBFC दोस्तों सिमिलर स्पेस में ऑपरेट होते हैं और सिमिलर टाइप ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेवरल चेंजेस लाए हैं दोस्तों उस रेगुलेशन के जो कि HFC को गवर्न करता है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि आपका जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एक तरह के NBFCs होते हैं जो कि स्मॉल लोन प्रोवाइड करते हैं लो इनकम इंडिविजुअल को और स्मॉल बिजनेसेस को। ये एक नाई के स्पेस में ऑपरेट होते हैं दोस्तों और इनका फोकस होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। हम लोग बात करें दोस्तों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, जैसे मान लीजिए कि बंधन बैंक है या उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, ये तरह की एग्जांपल है NBFC MFI का। ये जो इंस्टीट्यूशन है उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक या बंधन बैंक, ये सभी लोन प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस एक्सेसिबल नहीं है और ये जो है रूरल एरिया में ऑपरेट होते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं सभी चैप्टर्स के लिए, सभी यूनिट्स के लिए, JIB के लिए, ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिले, आप समझ पाएँ कि इस तरह की चीज़ों को, तो हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को चारों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। So we are offering all the types of courses regarding videos, PDF, MCQs which are available, which are very beneficial for you. So you can get all these courses by WhatsApping me on the number shown on the screen.
सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरुआत कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेसन को। अब देखते हैं दोस्तों माइक्रो फाइनेंस जो है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस जो है स्मॉल लोन देते हैं। स्मॉल मतलब माइक्रो फाइनेंस एक तरह का फाइनेंशियल सर्विस है जो कि स्मॉल लोन देते हैं इंडिविजुअल को, जो जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस का एक्सेस नहीं है। मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था बंधन बैंक का, और दोस्तों मैंने दूसरा एग्जांपल आपको बताया था ये उज्ज्वल बैंक वाला लिमिटेड का। ठीक है, तो जिन लोगों को एक्सेस नहीं है ट्रेडिशनल बैंकिंग का, उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका काम है, किनका, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। और देखिए और क्या काम है इनका, ये लोन दिया जाता है दोस्तों वैसे लोगों को जिनके पास, जो कि पुअर हैं, जिनके पास लो इनकम है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एम है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करें। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है दोस्तों, और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई वुमेन है रूरल एरिया में जो कि एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन उसके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस का एक्सेस नहीं है, उसे लोन मिलता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो माइक्रो क्रेडिट होता है वो भारत में डिलीवर होता है बहुत सारे चैनल के माध्यम से, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड होते हैं एनबीएफसी से। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन दोस्तों लोन या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को या स्मॉल बिजनेसेस को इनके नीड ऑफ क्रेडिट, इनको क्रेडिट की आवश्यकता है। फिर बताया जा रहा है कि 5 डिकेड में 9 एनबीएफसी एमएफआई भारत में जिसको लाइसेंस दिया गया है कि वो यूनिवर्सल बैंक स्टार्ट कर सकते हैं या स्मॉल फाइनेंशियल बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो एक बैंक की तरह ऑपरेट हो सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक एनबीएफसी एमएफआई को मर्ज किया गया कमर्शियल बैंक के साथ, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ऑपरेट हो सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंक। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि एनबीएफसी एमएफआई जो है भारत में वो लगभग माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का 30% जो है ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में अकाउंट करते हैं। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है इनका सिग्निफिकेंट शेयर है मार्केट का, और दोस्तों सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को और स्मॉल बिजनेसेस को। सितंबर 2020 का डाटा है कि जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है एनबीएफसी एमएफआई का वो अमाउंट करता है 2.27 लाख करोड़। ठीक है, अब जरा बात करते हैं दोस्तों बैंक बोरोइंग की, क्या कि आखिर ये जो एमएफआई हैं इनका फाइनेंस का सोर्स कहाँ से आता है। ठीक है, वेयर डू दे गेट फाइनेंस फ्रॉम, लेट्स स्टडी। आइए जरा डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनको फाइनेंसिंग कहाँ से मिलती है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ देयर फाइनेंसिंग। तो आइए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल को जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। दोस्तों बताया जा रहा है कि एनबीएफसी का बहुत सारा सोर्स होता है फंड का, जो कि ये यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए। इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, बैंक बोरोइंग, कमर्शियल पेपर, ये सब आता है। जैसे कोई एनबीएफसी डिवेंचर इशू कर सकती है तब जाके वो इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकती है, या दोस्तों वो बैंक से पैसा बोरो भी कर सकती है अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए। फिर दोस्तों एनबीएफसी जो है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। ये करने से पहले ये इंश्योर करता है कि एनबीएफसी फाइनेंशियली स्टेबल है और अपने डिपॉजिट को रिपे कर पाएगी जब वो ड्यू होगा। जैसे मान लीजिए कोई एनबीएफसी एक्सेप्ट करना चाहती है पब्लिक डिपॉजिट को, तो आरबीआई को अप्लाई करेगी और वहाँ से अप्रूवल लेगी। फिर बताया जा रहा है कि बैंक जो है एनबीएफसी को फंड प्रोवाइड करता है लोन के फॉर्म में या क्रेडिट लाइन के फॉर्म में, जिसको एनबीएफसी यूज़ करती है क्रेडिट प्रोवाइड करने में अपने कस्टमर को। जैसे कोई एनबीएफसी है वो लोन दे सकती है स्मॉल बिजनेसेस को, वो बोरो कर सकती है पैसा बैंक से अपने लैंडिंग ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे क्रेडिट प्रोवाइड करने को सेक्टर्स को, एरिया को जो कि फुल्ली बैंक से कवर नहीं है। जैसे एनबीएफसी लोन दे सकती है स्मॉल बिजनेसेस को, रूरल एरिया को या लो इनकम हाउस होल्ड को जिसके पास एक्सेस नहीं हो ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस का। इससे क्या होता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है इसका रीच बढ़ता है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, जिसका एम है क्रेडिट प्रोवाइड करना कुछ सेक्टर को, जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। तो फुल आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों बहुत सारा आस्पेक्ट्स है जो कि रिलेटेड है एनबीएफसी बैंक का। ठीक है, तो उसे डीरेगुलेट किया गया है दोस्तों, हैव बीन डीरेगुलेटेड। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट को डीरेगुलेट किया गया है। और दोस्तों इसका जो गाइडलाइंस है कोलैबोरेटिव लैंडिंग टू बैंक, ठीक है, और एनबीएफसी, इसको आरबीआई ने इशू किया है कि लैंडिंग जो है बैंक कितना देगी, एनबीएफसी को कितना देगी, इसका गाइडलाइन इशू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझिए बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी में कि बैंक जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है एनबीएफसी को। एनबीएफसी जो के बारे में मैंने आपको बताया है कि एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लोन्स, लीजिंग, फैक्टरिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। तो बैंक वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन देते हैं एनबीएफसी को, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं आरबीआई के साथ और जो इंगेज होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और इक्विपमेंट लीजिंग से। लेकिन दोस्तों लिमिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिमिट है जो कि बैंक की कितना बैंक लैंड करेगी इस पर लिमिट है। ठीक है,
तो क्योंकि दोस्तों रूल्स है। अब दोस्तों एक और पॉइंट बताया गया है कि सभी तरह के एनबीएफसी को रेगुलेट रजिस्टर्ड नहीं करवाना है आरबीआई के पास। कुछ कैटेगरी है एनबीएफसी के, ठीक है, जिनको एग्जाम्पशन मिला है आरबीआई के रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, चिट कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी। तो ये सभी एग्जेम्प्टेड एनबीएफसी हैं जिनको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं है यदि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं किसी बैंक से। दोस्तों ये सभी एग्जेम्प्टेड एनबीएफसी के लिए बैंक जो है क्रेडिट डिसीजन ले सकती है कुछ फैक्टर्स पे बेसिस पे, जैसे पर्पस ऑफ क्रेडिट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वो पैसा लेना चाहती है बैंक से ताकि वो लोन दे सके पुअर हाउस होल्ड को, तो बैंक इसे वर्थवाइल पर्पस कंसिडर करेगी और डिसाइड करेगी कि चलो पैसा दे देते हैं। लेकिन बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी, ये इंश्योर करे कि ये ज़्यादा पैसा तो नहीं दे रही है किसी एक एनबीएफसी को, और लोन जो भी यूज़ किया जा रहा है वो लेजिटिमेट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये बैंक को इंश्योर करना है। समझिए दोस्तों बात को। तो एनबीएफसी के रिलेटेड सारा पॉइंट्स को हम एक एक चीज़ को आपको समझा रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, ठीक है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के रिलेटेड क्या क्या नियम है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ बैंक क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए बैंक का कुछ रिस्ट्रिक्शन है किस तरह की एक्टिविटीज़, जैसे मान लीजिए कि बिल जिसको डिस्काउंट किया गया या एनबीएफसी के द्वारा री डिस्काउंट किया गया उसको बैंक क्रेडिट नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो बिल अराइज हो रहा है सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल से, जो कि मैन्युफैक्चरर ने ड्रॉ किया। एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई एनबीएफसी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया, तो बैंक जो है एनबीएफसी को उस बिल के अगेंस्ट क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करेगी। उसी तरह दोस्तों मान लीजिए कि एनबीएफसी ने किसी दूसरे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया शेयर के माध्यम से, डिवेंचर के माध्यम से, वो भी एलिजिबल नहीं होता है बैंक क्रेडिट के लिए। एक्सेप्शन दोस्तों इसमें स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि कौन कौन सी क्रेडिट होता है जो जिसमें बैंक देती नहीं है क्रेडिट। एक तो बताया आपको बिल डिस्काउंटिंग, रे डिस्काउंटिंग वाला, और दूसरा दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एनबीएफसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया तो बैंक उसके अगेंस्ट क्रेडिट नहीं देगी। उसके अलावा दोस्तों यदि मान लीजिए एनबीएफसी किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है शेयर के माध्यम से, डिवेंचर के माध्यम से, वो भी बैंक क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होती है। एक्सेप्शन है दोस्तों इसमें स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, जिसको प्रोवाइड किया जाता है नीड बेस्ड क्रेडिट अगेंस्ट द शेयर एंड डिवेंचर। जैसे मान लीजिए किसी एनबीएफसी ने इन्वेस्ट किया, इसको हम समझते हैं, किसी एनबीएफसी ने इन्वेस्ट किया किसी दूसरे कंपनी में उसका शेयर खरीद के, ठीक है, तो बैंक जो है उस एनबीएफसी को क्रेडिट नहीं देगी उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि कोई एनबीएफसी ने किसी अनसिक्योर्ड लोन को किसी दूसरे कंपनी को दिया है तो बैंक वहाँ भी क्रेडिट नहीं देगी। और फिर बताया जा रहा है दोस्तों यदि किसी एनबीएफसी ने लोन दिया है किसी सब्सिडरी कंपनी को तो बैंक वहाँ भी क्रेडिट नहीं देगी। तो चार चीज़ मैंने बताया। पहला चीज़ बताया बिल डिस्काउंटिंग का, ठीक है, यदि एनबीएफसी ने बिल डिस्काउंट किया वहाँ पर नहीं देगी। दूसरा मैं बताया दोस्तों कि यदि एनबीएफसी ने इन्वेस्ट किया दूसरे कंपनी में उसके शेयर खरीद के तो बैंक वहाँ भी लोन नहीं देगी। तीसरा बताया कि एनबीएफसी ने अनसिक्योर्ड लोन दिया है। और फिर चौथा बताया दोस्तों एनबीएफसी ने यदि सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया है तो वहाँ भी नहीं बैंक क्रेडिट देगी। समझ में आया दोस्तों कि कौन कौन से सिचुएशन में बैंक को क्रेडिट नहीं देना है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा एक कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। सो आई विल मेक एवरी कंसेप्ट क्लियर यूजिंग गिविंग यू प्रॉपर एग्जाम्पल सो दैट इट बिकम इनग्रेन्ड इन योर माइंड। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया जा रहा है। फाइनेंस टू एनबीएफसी मतलब ये बात दोस्तों कि बैंक जो है लोन एनबीएफसी को नहीं देती है ताकि वो पैसा दे सके वैसे इंडिविजुअल को जो कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या वो शेयर खरीदना चाहते हैं सेकेंडरी मार्केट से। बैंक को इक्विपमेंट लीजिंग के लिए मान लीजिए कि लीज इक्विपमेंट करना है, बैंक को लीज इक्विपमेंट के लिए लॉनिंग है फ्रॉम इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी या दूसरे एनबीएफसी, लेकिन वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है फैक्टरिंग कंपनी को कुछ क्राइटेरिया से रिलेटेड। और दोस्तों बैंक जो है शॉर्ट टर्म लोन नहीं देगी, कैन नॉट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, ये भी कर रहा है टू कंपनीज फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। तो किसी को मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म फंड रेज करना है उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन नहीं देगी। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वो शेयर खरीदना चाहता है किसी कंपनी का। क्या खरीदना चाहता है दोस्तों? शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है। तो वो शेयर खरीदना चाहता है किसी कंपनी का स्टॉक मार्केट से, लेकिन वो लोन नहीं ले सकता बैंक से और उसे उस शेयर को खरीदने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। उसी तरह दोस्तों कोई एनबीएफसी मान लीजिए इक्विपमेंट लीजिंग में इंगेज है तो बैंक उससे इक्विपमेंट को लीज नहीं करवा सकती। उसके अलावा दोस्तों कोई फैक्टरिंग कंपनी है जो कि कुछ क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो बैंक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी उसके फैक्टरिंग बिजनेस के। और यदि कोई कंपनी लॉन्ग टर्म फंड को रेज करना चाह रही है मार्केट से तो वो दोस्तों कर रहा है कि वो ब्रिज लोन नहीं ले सकती बैंक से ताकि अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंस को कवर करे। दोस्तों इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये फैक्टरिंग सर्विस में जो लिखा हुआ है 50% ऑफ द एसेट, ठीक है। ये ब्रिज लोन क्या होता है थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ब्रिज लोन? लेट मी मेक यू क्लियर व्हाट इज़ दिस ब्रिज लोन एंड व्हाट इज़ दिस फैक्टरिंग सर्विसेज। सो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है ब्रिज लोन और एक टर्म लिखा गया है फैक्टरिंग सर्विसेज। फैक्टरिंग कंपनी तो आप जानते ही होंगे ना, आई थिंक यू नो व्हाट इज़ अ फैक्टरिंग कंपनी, राइट।
तो जैसे कह रहा है कि जो फैक्टरिंग कंपनीज़ है, बैंक वहाँ पे एक फाइनेंस क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है। वैसी कंपनी जो कि रिसीवेबल परचेज करती है या आउटस्टैंडिंग इनवॉइस परचेज करती है बिजनेस से डिस्काउंट पे, और फुल अमाउंट कलेक्ट करती है कस्टमर से उस बिज़नेस का। जैसे मान लीजिए कि कोई बिज़नेस ने गुड्स बेचा, कितने रुपये का, मान लीजिए 1 लाख रुपये का गुड्स बेचा अपने कस्टमर को उधार पे 90 दिन के लिए, लेकिन उसको कैश तुरंत चाहिए, तो वो क्या करेगी, उस इनवॉइस को किसी फैक्टरिंग कंपनी को बेच देगी 90,000 रुपये में। ठीक है, तो ये फैक्टरिंग कंपनी क्या करेगी कि कलेक्ट कर लेगी फुल 1 लाख का जो वैल्यू था कस्टमर से 90 दिन के बाद, और जो है प्रॉफिट हो जाएगा उससे कितना का, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है दोस्तों कि बैंक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फैक्टरिंग कंपनी को, जो कि कुछ क्राइटेरिया मीट करता है। जैसे उनके पास कम से कम इनके जो इनकम है जो फैक्टरिंग एक्टिविटी से आ रहे हैं उनका 50% इनकम होना चाहिए, 50% ऑफ इनकम फैक्ट्री सर्विस से आए, और इनका परचेज और फाइनेंशियल सर्विस रिसीवेबल जो है कम से कम इनके एसेट का 50% होना चाहिए। फिर बता रहा है कि ब्रिज लोन या इंटरिम फाइनेंस का मतलब एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, जो हमारा नीड फॉर फंड है और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है उसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए किसी लॉन्ग टर्म सोर्स से। तो बैंक जो है ऐसा लोन जो है एनबीएफसी को नहीं दे अगेंस्ट देयर कैपिटल डिवेंचर इशूज और पेंडिंग रेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम द मार्केट। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट में समझाया जा रहा है कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिस्ट्रिक्शन ऑन गारंटीज फॉर प्लेसमेंट ऑफ फंड विद एनबीएफसीज। तो यदि आप एनबीएफसी के साथ फंड को प्लेस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है उसे समझाया जा रहा है अगले स्टेटमेंट में। आइए डिस्कस करते हैं इसको, एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से लैंड क्रेडिट को रोका गया है बैंकों को देना है, खासकर एनबीएफसीज को, वी हैव डिस्कस इन डिटेल। अब दोस्तों पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि बैंक ऐसा कोई गारंटी ना दे किसी कंपनी को या किसी कंपनी के लोन को या डिपॉजिट को जो कि एनबीएफसी ने किया है, ताकि वो रिपेमेंट कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी एनबीएफसी ने दोस्तों लोन लिया किसी कंपनी से, तो बैंक एक गारंटी नहीं देगी कंपनी को कि वो रिपे कर देगा लोन यदि एनबीएफसी फेल करेगा पे करने में। फिर दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि यदि कोई कंपनी गारंटी ले रही है ताकि वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, ठीक है, और जो कि वो दूसरी कंपनी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करेगी, तो बैंक ऐसा गारंटी ना दे, मतलब बैंक को ये गारंटी ना इशू करे जो कि डायरेक्टली इनेबल करे प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट विद एनबीएफसी। ठीक है, फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक जो है गारंटी प्रोवाइड करेगी बॉन्ड इशूअर को, जो कि पेमेंट कर देगा बॉन्ड का यदि इशूअर फेल हो जाएगा करने में। इससे क्या होता है कि बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होता है, जिससे ये अट्रैक्टिव होता है इन्वेस्टर के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कि बैंक लैंड कर सकती है सिंगल एनबीएफसी को, वो उनके टीयर 1 कैपिटल का 20% से ज़्यादा नहीं होगा, ताकि ये जो रिस्क एक्सपोजर है उसको लिमिट करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में समझाया जा रहा है दोस्तों कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कि बैंक लैंड कर सकती है किसी ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी को या काउंटर पार्टीज विद एनबीएफसी को, वो बैंक का जो टीयर 1 कैपिटल है उसका 25% से ज़्यादा नहीं होगा। तो याद रखिएगा 20% से ज़्यादा किस केस में है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक लैंड टू सिंगल एनबीएफसी को 20% ज़्यादा नहीं देगी अपनी टीयर 1 कैपिटल का, और ग्रुप ऑफ एनबीएफसी को 25% ज़्यादा नहीं देगी अपनी टीयर 1 कैपिटल का। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब जरा बात करते हैं दोस्तों फैक्टरिंग कंपनीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि हाँ एक और पॉइंट बताया जा रहा है फैक्टरिंग कंपनी से, मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम एक्सपोजर जो है उसके रिगार्डिंग क्या नियम है, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द नियम, व्हाट इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम एक्सपोजर रेट, डिस्कस इन डिटेल। सो दोस्तों बताया जा रहा है कि कितना पैसा एक बैंक दे सकती है किसी सिंगल एनबीएफसी को जो कि प्राइमरली लोन दे रहा है गोल्ड ज्वेलरी को कोलेट्रल के रूप में लेके। मान लीजिए कोई एनबीएफसी है, वो गोल्ड ज्वेलरी को कोलेट्रल में लेकर लैंडिंग कर रहा है, तो उस केस में कितना पैसा बैंक लैंड कर सकती है सिंगल एनबीएफसी को, वो बताया जा रहा है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कि बैंक लैंड कर सकती है ऐसे एनबीएफसी को, वो बैंक के टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल का 7.5% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल है 100 करोड़ का, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कि एक सिंगल एनबीएफसी को देगी, वो जो कि गोल्ड लोन ज्वेलरी दे रहा है, वो 7.5 करोड़ देगी, मतलब 7.5%। उसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक जो है इंटरनली अपने टोटल एक्सपोजर को सारे एनबीएफसी को लिमिट करेगी, और वो एक सब लिमिट सेट करेगी अपने टोटल एक्सपोजर का। ठीक है, जो कि गोल्ड ज्वेलरी लोन दे रहा है, सो इट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द बैंक टोटल फाइनेंशियल एसेट। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का टोटल फाइनेंशियल एसेट है 1000 करोड़ का, तो जो टोटल एक्सपोजर होगा ना जितने भी एनबीएफसीज हैं जो कि प्राइमरली गोल्ड ज्वेलरी लोन दे रहे हैं, वो 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब बैंक 500 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं देगी ऐसे एनबीएफसी को जो कि गोल्ड ज्वेलरी लोन दे रहे हैं, यदि बैंक का टोटल फाइनेंशियल एसेट 1000 करोड़ है। ठीक है, 50% समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं बैंक का लोन जो एनबीएफसी का होता है ऑन लैंडिंग के केस में क्या होता है नियम, आइए डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो एनबीएफसीज ऑन लैंडिंग में क्या नियम है बैंक, तो अभी दोस्तों मैंने आपको क्या क्या समझाया, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, सिंगल एनबीएफसी का एक्सपोजर कितना होता है, फिर मल्टीपल को मतलब बहुत सारे एनबीएफसी उसमें किसी में कितना एक्सपोजर है, गोल्ड ज्वेलरी में कितना एक्सपोजर है, एवरी एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स सी कि दोस्तों बैंक को अलाउ किया गया है कि वो पैसा लैंड कर सकती है एनबीएफसी को, ताकि वो फर्दर लैंडिंग दे सके सर्टन प्रायोरिटी सेक्टर को, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग एक्सेट्रा। तो एनबीएफसी उस पैसे को यूज़ करेगी जो बैंक से उसने बोरो किया है इन सभी प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करने के लिए दोस्तों। लेकिन ये जो मोड ऑफ लैंडिंग है ये आरआरबीज और यूसीबीज और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और लोकल एरिया बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी जो मोड ऑफ लैंडिंग है किसके एप्लीकेबल नहीं है, आरआरबी, यूसीबी और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और लोकल एरिया बैंक। उसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है कि बैंक जो है किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को या दूसरे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को फर्दर लैंडिंग के लिए दे सकती है फॉर फर्दर लैंडिंग टू इंडिविजुअल एंड मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड लिमिट। तो बैंक लैंड कर सकती है किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी को, एनबीएफसी एमएफआई को दोस्तों। कुछ भी बताया जा रहा है कि जो भी लोन बैंक देगी एनबीएफसी को ऑन लैंडिंग पर्पस के लिए वो एलिजिबल होता है प्राइवेट सेक्टर के ट्रायल, मतलब बैंक ने मान लीजिए कि 50 करोड़ लोन दिया तो 50 करोड़ अमाउंट होगा ना वो उनके प्राइवेट सेक्टर का पार्ट होगा। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक जो है लोन क्रेडिट दे सकती है एचएफसी को, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को, ठीक है, जो कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया गया है रीफाइनेंस पर्पज़ के लिए। तो एचएफसी इस पैसे को क्या करेगी, ऑन लैंड करेगी इंडिविजुअल को परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल डीलिंग यूनिट और सम क्लियरेंस या रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्वेलर। तो ये इस पर्पज़ के लिए बैंक लोन दे सकती है। फिर जो कह रहा है कि बैंक का जो लोन रहेगा ना क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, वो उसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों कि बैंक का जो लोन क्रेडिट रहेगा एनबीएफसी को, एचएफसी का फॉर ऑन लैंडिंग शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ इस टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब जितना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट है उसका 5% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आपको बताया था दोस्तों जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर होता है वो कितना होता है, इनकी एएनबीसी का 40% होता है। तो जो भी इनका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है उससे दोस्तों 5% से ज़्यादा नहीं होगा, यही पॉइंट समझाया जा रहा है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा बात करते हैं कि बैंक जो है एनबीएफसी एमएफआई को जो लोन देती है उसके रिगार्डिंग क्या नियम है दोस्तों। एनबीएफसी एमएफआई एक कैटेगरी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का जो कि माइक्रो फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है लो इनकम इंडिविजुअल को, या दोस्तों आप बात कर सकते हैं हाउस होल्ड को। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज हैं इसके अंदर स्मॉल लोन, सेविंग अकाउंट, ठीक है, और क्या क्या आते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस या दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सर्विसेज आते हैं। तो एनबीएफसी एमएफआई के रूप में क्वालिफाई होने के लिए एक कंपनी को कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है कि इनका जो मिनिमम नेट ऑन फंड होगा वो 5 करोड़ का होगा और नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 करोड़ है। इसका मतलब ये यदि मान लीजिए कोई कंपनी है उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि उसने दूसरे पार्टी से उधार पे ना लिया, बोरो ना किया है या दूसरे पार्टी को दिया नहीं है, ठीक है, वैसा होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए मीट करके एनबीएफसी एमएफआई एलिजिबल होती है कि वो लोन रिसीव कर सके बैंक से माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ के लिए। और देखिए और भी कुछ नियम है, ठीक है। एक तो बताया आपको क्या कि इनका जो है नेट ऑन फंड 5 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 85% से कम इनका जो नेट एसेट है, ठीक है, मतलब नॉट लेस देन 85% ऑफ नेट एसेट शुड बी क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, देखिए ये जो लोन होता है ना ये कुछ क्राइटेरिया को मीट करेगा, जैसे कि बोरोवर का एनुअल इनकम जो है 1,25,000 से ज़्यादा ना होना चाहिए। जो बोरोवर है रूरल एरिया में 1,25,000 है और अर्बन एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में कितना है दोस्तों, 2 लाख है, ठीक है। और फिर बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम लोन अमाउंट होगा पहले साइकिल के लिए वो होगा 75,000 और फिर 1,25,000 होगा, 1,25,000 होगा फॉर सब्सिक्वेंट साइकिल। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो आपका मैक्सिमम टोटल इंडेप्टनेस होगा बोरोवर का वो जो है वो क्या होगा दोस्तों, 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है। और फिर बता रहा है कि लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा एनबीएफसी एमएफआई के द्वारा, ठीक है, वो दोस्तों विदाउट एनी कोलेट्रल होगा, बिना कोई कोलेट्रल लिए होगा, ठीक है। और दोस्तों टेनर जो लोन होगा ना 30,000 के ऊपर का जो लोन होगा उसका जो टेनर है वो 24 साल से क्या हो, 24 महीना से क्या होगा, 2 साल से कम होगा, ठीक है, विद प्री पेमेंट विदाउट प्री पेमेंट। और लास्ट में कह रहा है कि कम से कम 50% जो एनबीएफसी एमएफआई का टोटल लोन है वो इनकम जनरेशन के लिए होगा। तो इसमें एक बार मैं आपको क्विकली रिकॉल करा देता हूँ, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। देखिए कि एनबीएफसी एमएफआई लैंड करेगी वैसे लोगों को जिनका एनुअल इनकम जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के नीचे है, जैसे कोई मान लीजिए गांव में रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है और वो 1,25,000 से कम कमा रहा है तो वो एलिजिबल होगा एनबीएफसी एमएफआई से लोन लेने में। और मान लीजिए कोई अर्बन एरिया में रह रहा है या सेमी अर्बन एरिया में रह रहा है और वो 2 लाख रुपये से कम कमा रहा है 1 साल में, तो वही लोन ले सकता है एनबीएफसी एमएफआई से। फिर बताना है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो कि बोरो किया जा सकता है फर्स्ट साइकिल में वो 75,000 है और सब्सिक्वेंट
सब्सिक्वेंट साइकिल में 1,25,000 है। मतलब मान लीजिए कि किसी ने कभी आज तक NBFC MFI से पैसा लिया ही नहीं है, ठीक है, तो वो 75,000 रुपया ले सकता है पहले साइकिल ऑफ बोरोइंग में, लेकिन उसने पहले ही पैसा ले चुका है NBFC MFI से पहले में, तो वो मैक्सिमम 1,25,000 ले सकता है सब्सिक्वेंट साइकिल में। फिर बताया जा रहा है कि जो टोटल अमाउंट एक बोरोवर ऑ कर सकता है NBFC MFI से किसी भी टाइम में, वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पहले ही बोरो किया था, ठीक है, जैसे यहाँ समझाया जा रहा है दोस्तों, मान लीजिए किसी ने पहले ही बोरो किया था 50,000 रुपये NBFC MFI से, तो अब वो केवल 75,000 रुपया ही ले सकता है यदि मान लीजिए कि वो एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंस के लिए ना हो। फिर बताया जा रहा है कि जो लोन का ड्यूरेशन है वो 24 महीना से कम नहीं होगा, वैसा लोन जो कि 30,000 से ऊपर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप 50,000 का लोन लिए, कहाँ से? NBFC के MFI से, तो उसका जो ड्यूरेशन रहेगा ना वो कितना रहेगा दोस्तों, वो आपका उसका ड्यूरेशन रहेगा वो 24 महीने से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो 24 महीने से ज़्यादा रहेगा ड्यूरेशन वैसा लोन का जो कि 30,000 से 24 महीना से ज़्यादा रहेगा, सॉरी, ठीक है, 24 मंथ मतलब 2 साल से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा ऊपर का लोन है। मतलब जो लोन ड्यूरेशन है वो 24 महीने से कम नहीं हो सकता है वैसा लोन जो कि 30,000 से। उसके अलावा कह रहा है कि बोरोवर जो प्री पेमेंट कर सकता है बिना पेनल्टी का। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 40,000 रुपया लोन लिया NBFC MFI से, तो लोन ड्यूरेशन रहेगा वो 2 साल से कम नहीं हो सकता। और दोस्तों यदि उसके पास तरीका है कि वो लोन को पहले पे करे तो वो कर सकता है बिना किसी एडिशनल चार्ज का। फिर बताया जा रहा है कि NBFC MFI जो है कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बोरोवर से। जैसे मान लीजिए कि कोई 50,000 रुपया लेना चाहता है NBFC MFI से, तो उसको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड या कोई एसेट नहीं देना पड़ेगा। मतलब फिर बताया जा रहा है कि दोस्तों कि जो लोन जो NBFC MFI ने दिया है उसका जो हाफ होगा वो यूज़ किया जाएगा इनकम जनरेशन पर्पज़ के लिए, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या किसी अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो कि इनकम जनरेट करता है, और दूसरे हाफ को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया सकता है। जैसे मान लीजिए कि NBFC MFI ने 100 लोन दिया एक महीना में, तो उसमें से 50 जो लोन होगा ना उसको इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, और 50 जो लोन है उसको यूज़ किया जाएगा एजुकेशन के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए, होम रिपेयर के लिए। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब दोस्तों रिपेमेंट मोड जो है वीकली, फॉर्टनाइटली, कुछ भी हो सकता है। अब किसी रजिस्ट्रेशन करवाने से एग्जाम्पशन मिला है वो देख लेते हैं कि हु हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आइए देखते हैं कि तो सबसे पहले दोस्तों बताया जा रहा है कि सम माइक्रो फाइनेंस एग्जाम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है कि कुछ माइक्रो फाइनेंस जो है रिक्वायर्ड नहीं है कि रजिस्टर करें, मतलब वो ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई MFI लोन देती है रूरल हाउस होल्ड को, कि लिमिट है मान लीजिए 50,000 का, ठीक है, तो ये समझाया जा रहा है। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म समझाया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई MFI है, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो लोन देती है रूरल हाउस होल्ड को एक सर्टेन लिमिट में, जैसे मान लीजिए 50,000 का, और दूसरे स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को मीट करती है, जैसे मेंटेनेंस क्राइटेरिया, कैपिटल एडिक्वेसी क्राइटेरिया, तो उसको एग्जाम्पशन दिया सकता है RBI से रजिस्ट्रेशन का। फिर दोस्तों प्रूडेंशियल नॉर्म का मतलब ये गाइडलाइंस होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि MFI मेंटेन करेगा जो कुशन अगेंस्ट पोटेंशियल लॉस। जैसे मान लीजिए कि नॉर्म से कर रहा है कि NBFC को Tier 1 और Tier 2 कैपिटल जो है टोटल एग्रीगेट RWA का 15% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी MFI का जो लोन पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, तो वो कम से कम Tier 1 और Tier 2 कैपिटल 15 लाख का तो मेंटेन करेगा ही करे, क्योंकि 1 करोड़ का 15% 15 लाख होगा, ताकि अपने प्रूडेंशियल नॉर्म को मीट करे। फिर बताया जा रहा है दोस्तों एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स को मीट करना है। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये नॉर्म डिफाइन करता है कि कैसे लोन जो NBFC प्रोवाइड कर रही है उसको क्लासीफाई किया जाएगा उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है। 2 कैटेगरी होता है, एक होता है स्टैंडर्ड एसेट जो कि लोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि लोन रिपेड नहीं किया गया बहुत पीरियड तक। दोस्तों यदि MFI लोन देती है किसी बोरोवर को जो कि अपना लोन टाइमली नहीं दे पाता है, तो लोन को स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा, और यदि बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है लोन पे तो उसे क्या माना जाएगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, उसे माना जाएगा हमारा NPA, ठीक है। फिर प्रोविजनिंग नॉर्म बताया जा रहा है कि जो MFI है वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए रखेंगे जो NPA हो चुके हैं, जैसे जो मतलब वैसा लोन जो कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। MFI जो है एग्रीगेट लोन प्रोविजन नॉट लेस देन हायर ऑफ 1%। जैसे मान लीजिए कि एक MFI है, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो 50 लाख का, तो एग्रीगेट लोन प्रोविजन जो होगा कम से कम 1% तो होगा ही। 50 लाख का 1% होता है 50,000 रुपया, यानी तो 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो यानी 25 लाख का, जो भी हायर हो, ठीक है, ताकि जो NPA का लॉस है उसको कवर कर सके। मतलब 50 लाख के लोन के लिए या तो कम से कम 50,000 रुपया या 25 लाख रुपया, जो भी ज़्यादा होगा उतना तो उसको रखना ही पड़ेगा प्रोविजनिंग के लिए, ठीक है। ये सभी रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों। ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर जो कि सभी के लिए अवेलेबल है। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो यदि आप इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं जिसमें सारी चीज़ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाए, बुक में आप पढ़ने जाएंगे तो एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। मैं ट्राई करता हूँ कि जितने भी ये स्टेटमेंट समझाऊँ सभी में आपको प्रॉपर एग्जाम्पल दूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो आप यदि इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। धन्यवाद।